वेलकम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड सेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ओहम्स लॉ कवर किया था, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ओहम्स लॉ किस चीज़ के लिए डिराइव या क्या रिलेशनशिप के लिए बनाया गया है। तो ओहम्स लॉ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसके लिए सिंबल V है और करंट जिसके लिए सिंबल I है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। और रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और V मतलब वोल्टेज। अगर एक एक सेल जोड़ते गए हम ज़्यादा तो करंट उतने ही प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते जाता है। ये लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के ज़रिए आपको कराया गया था। फिर हमने लॉ भी देख लिया। क्या लॉ था? दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V across its terminals or across the ends of a given metallic wire is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. आज हम डिस्कस करेंगे वो कि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम का मतलब क्या है। फिर प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद एक कांस्टेंट लिखा जाता है, ये 9th में भी किया हुआ है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू IR लिखने के बाद यहाँ लिखा गया था वेयर R इज कांस्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ये R कंसेप्ट क्या है। ध्यान से देखिएगा। दिस R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेयर R इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब ये कंसेप्ट क्या है ये समझना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं आपको एक डिटेल डायग्राम बता रहा हूँ। मान लो एक मेटालिक वायर है और ये उसमें एटम्स हैं, ओके। और मैंने कहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ ट्रैवल करेंगे, ओके। ध्यान दीजिएगा। अभी इन सब में मैं एक एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी, ओके। मान लेते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, राइट। सो दे डोंट ट्रैवल फ्रीली, दे जंप फ्रॉम ऑर्बिट टू ऑर्बिट। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ सकता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जाएगा, यानी सीधा डायरेक्शन भी नहीं होगा इनका। देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स अराउंड द सराउंडिंग देम। सो कोई भी ऑर्बिट में वो जंप लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, यानी फ्रीली वो घूमने वाले नहीं है। तो अब देखते हैं ये कंसेप्ट कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का मतलब क्या है। अभी तो हमने ये डिस्कस कर लिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते वक्त उनको तीन चीज़ों की दिक्कत आती है, या समराइज करते हैं दो ही लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं दे हैव टू फेस टू काइंड्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स, टू काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मतलब मराठी में उसको अड़थड़ा बोलते हैं या दिक्कतें। कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होते वक्त फेस करने पड़ेंगे, और हर कंडक्टर में होगा, मे इट बी अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। बस गुड कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस यानी जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो कम होंगे। सपोज आपको एक रनिंग रेस भागनी है और बीच बीच में कुछ लोग आपको खींचने आएंगे, तो आपको दिक्कत आएगी रनिंग करते वक्त। सेम इलेक्ट्रॉन्स की तरह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप लेते हुए आगे बढ़ते हैं, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम और न्यूक्लियस बोल सकते हैं, इज वन काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल। कि एक ऑर्बिट से निकलते वक्त भी उनको न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड किया हुआ है, वो ब्रेक करके उनको दूसरी तरफ जाना है। जैसे ही वो दूसरे एटम के ऑर्बिट में आ गए, फिर उधर का न्यूक्लियस उनको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो हर बार जब एटम टू एटम या ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करते जाएंगे, ईच एटम विल ट्राई टू पुल देम, विल ट्राई टू होल्ड देम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और द रेजिस्टेंस विच दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फेस। एंड सेकेंड, एक ही इलेक्ट्रॉन अकेले घूमने नहीं जाएगा, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जिगजैग पाथ में ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप लगाते होंगे। तो द सेकेंड ऑब्स्टेकल इज इलेक्ट्रॉन कोलिजन। तो आप समझ गए होंगे कि वायर कोई भी हो, मे इट बी द गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, और अ बैड कंडक्टर,
इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फेस दिस काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ध्यान रखना। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम, एटम टू एटम, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, ये जंप लगाते हुए आगे जाएंगे तो हर एटम उनको खींचने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ जिगजैग पाथ में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी होगा। ये दो फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होते वक्त दिक्कतें आएंगी, पर ओवरऑल वो ये रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेते हैं बाय यूजिंग एनर्जी। और उस पर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं आपको ये कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ समझ के लेना है व्हाट इज रेजिस्टेंस। डेफिनेशन आपको पेज नंबर 204 के लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी, it is a property of a conductor to resist. It is a property of a conductor to resist the flow of charges. तो आप समझ गए कि एक्चुअली चार्जेस को फ्लो होते वक्त कौन सी चीज़ें रेजिस्ट करती हैं। हर एटम का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप लगाते वक्त हर बार उनको न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन है, यानी ये दोनों चीज़ें अनअवॉइडेबल है। यस, अगर अभी बात करें बेस्ट कंडक्टर्स की, तो पहले रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। गॉट इट? तो बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। वन इज अ गुड कंडक्टर, राइट? अब गुड कंडक्टर्स क्यों हैं गुड कंडक्टर्स, ये भी एक रीज़न डिस्कस कर लेते हैं कि गुड कंडक्टर्स जो भी है, सिल्वर, कॉपर या और भी कोई होंगे, वो लोग वही मटेरियल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप सोचेंगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से गुड कंडक्टर कैसे हुआ? एक वो चीज़, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी ज़्यादा रहना चाहिए। क्यों? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर रहेगा, उतना इजीली ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, गुड कंडक्टर्स ये अगर हैं तो ये क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने से इजीली लूज हो सकते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप लगाना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से लूज हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, एंड वी कैन से दे हैव मोर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और इससे ये लूज इजीली हो सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आसान हो सकती है। एंड दीज आर हैवियर एटम्स, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है तो ऑर्बिट्स ज़्यादा है, और जितने ज़्यादा ऑर्बिट यानी जितना ऑर्बिट दूर न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का फोर्स कम ही रहेगा आउटर मोस्ट पर, और वो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इजीली लूज कर पा सकते हैं। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं कि क्यों सिल्वर कॉपर गुड कंडक्टर्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ हद तक कम होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन तो होना ही है, अनअवॉइडेबल है। इसीलिए सिल्वर कॉपर वाले मटेरियल में भी रेजिस्टेंस थोड़ा रहता है, बट कम कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स के, बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल की, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। आपको ये लैब में दिखाए जाएंगे, छोटे से ऐसे डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग कलर बैंड्स होते हैं, उनमें इनका रेजिस्टेंस होता है कुछ फिक्स्ड। तो सम डिवाइसेस हैव एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस एंड दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। और थर्ड बात करें तो बैड कंडक्टर्स, और बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये वर्ड आपने पढ़ा है पहले, वायर्स को आउटर कोटिंग दी जाती है एज ए इंसुलेटर पीवीसी की, क्योंकि दोज आर बैड कंडक्टर्स। अंदर मेटेलिक वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, हमको हाथ लगाने से शॉक ना है, इसलिए दीज आर बैड कंडक्टर्स, मीन्स दे हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब इनमें हाई रेजिस्टेंस क्यों रहेगा? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहने के बाद इजीली लूज करना पॉसिबल नहीं है, तो करंट भी इजीली फ्लो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए, बेसिकली रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
V का फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, फिर R का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आई, राइट। सो ये हो गया फॉर्मूला। डेफिनेशन क्लियर कर लिया है आपने। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, फिर R का फॉर्मूला V अपॉन आई, फिर इसके बाद ये तीसरी बार आया इस चैप्टर में, डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके लिए SI यूनिट पहले देख लेते हैं क्या है। करंट का क्या था SI यूनिट? एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या था? वोल्ट। ये यहाँ लगने वाला है इस आंसर के लिए, इसलिए रिवाइज कराया। और रेजिस्टेंस का SI यूनिट जिसने ओम्स लॉ लिखा, जॉर्ज साइमन ओम, उसने अपना यही जोड़ दिया, ओम। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ये ग्रीक लेटर लिखा जाता है इसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो अब देखते हैं डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होगा। हमको 1 जोड़ते जाना है। सो ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर 1 ओम, एंड फॉर्मूला विल बी if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. फिर से एक बार, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and if the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. वो लिखकर ये फॉर्मूला लिखना है and you get 1 mark. I hope सबको ये बात समझ में आ गई है। What is resistance? याद रखिए, it's a property, and which property? It's a property by which it will block or create an obstacle for the flow of electrons. And which are those two detailed concepts? कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप लेते जाएगा, तो जैसे ही वो नया एटम में आएगा उसका न्यूक्लियस उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच एटम इज अनअवॉइडेबल। एंड सेकेंड, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सीधा मूव नहीं करते हैं, जिगजैग मैनर में ये मूवमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। तो इन दोनों चीज़ों को समराइज करके ये वर्ड रेजिस्टेंस लाया गया है। इन जनरली व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स दे फेस। सो ऑब्स्टेकल रेस आपने देखा होगा, यहाँ पे अलग अलग ऑब्स्टेकल्स रखे जाते हैं। सो दोज आर द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यू फेस इन दोज रेस। सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को इन दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दोज आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे। रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, जैसे 2 ओम, 5 ओम, ऐसे अलग अलग रेजिस्टर्स लैब में आपको दिखेंगे। सो रेजिस्टर इज अ डिवाइस हैविंग अ appreciable resistance. Insulator is a device having a very high resistance and they are used to cover metallic wires. So समझ जाइए ये सब पार्ट। पेज नंबर 205, पेज नंबर 205 में अब रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, विच इज एक्टिविटी नंबर 12.2। बस ये बताने के लिए कि डिफरेंट डिवाइसेस हैव गॉट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक्टिविटी आपको रीड करनी है, मैं जस्ट आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक सर्किट लिया गया है जिसके ये 2 एंड्स, इधर एमीटर है, बैटरी है, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट रफ में कर रहा हूँ सर, और प्लग की भी है, आपको ऐसे अंदर से लाइन्स लेके जाना अलाउड नहीं है। अब एक्स और वाई के बीच में क्या क्या कनेक्ट करने वाले हैं। एक केस में उन्होंने नाइक्रोम वायर लिया है, दूसरे केस में एक बल्ब लिया है, मैं यहाँ पे वो बल्ब का सिंबल बना देता हूँ, गॉट इट। तीसरे केस में एक टॉर्च बल्ब लिया है, यानी छोटा बल्ब होगा, गॉट इट। तो क्या बोला गया, आपको एक एक करके ये चीज़ें जोड़ते जानी है। फर्स्ट यू विल कनेक्ट नाइक्रोम वायर अक्रॉस दिस टर्मिनल्स एंड एमीटर रीडिंग लेंगे आप, तो करंट रीडिंग कुछ आएगी XYZ। फिर बल्ब जोड़ा है 10 वाट बल्ब, उसकी रीडिंग के लिए उसके वक्त एमीटर रीडिंग कुछ और आएगा। फिर टॉर्च बल्ब जोड़ा इन दोनों जगह पर, उसके ज़रिए भी एक और आएगा। एंड व्हाट विल बी ऑब्जर्व इज दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, गॉट इट, बिकॉज सर्टन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस नाइक्रोम वायर में कुछ हद तक सीधा करंट चला जाएगा, पर बल्ब की बात करें इट विल प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। So certain components offer an easy path for the flow of electric current while others resist the flow. So this way
ये क्लियर होता है दैट डिफरेंट डिवाइसेस हैव गॉट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। अब अगर बात करें रेजिस्टेंस किसको अफेक्ट कर सकता है, उसी पेज पे रहिए, पेज नंबर 205 एक्टिविटी के ऊपर वाला पैराग्राफ, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट पर क्या असर होगा। तो अब हम एक नया रिलेशन देखेंगे रेजिस्टेंस और करंट को लेकर। ओके, रेजिस्टेंस भूलिए मत, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करने का काम मतलब रेजिस्टेंस होता है। अब कॉमन सेंस है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की दिक्कतें अगर बढ़ा दी जाए तो क्या वो उतनी स्पीड से फ्लो हो पाएंगे और उतनी मोमेंटम से फ्लो हो पाएंगे? कॉमन सेंस है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर एक वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाता है, तो करंट कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, यानी जो दो टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनको आमने सामने लिखना है, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई है तो साइन वही, बस 1 करके लिखना है। तो हम यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया हमने, अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन्स को आने वाली दिक्कतें कम हो गई तो करंट ज़्यादा अच्छे से और इजीली फ्लो हो सकता है। फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि रेजिस्टेंस अगर हमने डबल कर दिया तो करंट हाफ हो जाएगा। गॉट इट? एक एग्जांपल दिया हमने। फिर रेजिस्टेंस अगर हाफ कर दें तो करंट डबल हो जाता है। सो दिस वे एक और ज़रूरी चीज़ एक्सप्लेन करनी थी दैट इफ़ रेजिस्टेंस इज डबल्ड। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 206, पेज नंबर 206 में अब आपको एक्टिविटी 12.3 रीड करना है। पेज नंबर 206 में आपको एक्टिविटी 12.3 रीड करना है। अब ये एक्टिविटी किस कंसेप्ट को लेकर है? ये एक्टिविटी जो है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को लेकर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, टेस्ट में पक्का रहेगा। तो ये फैक्टर्स समझने के लिए उन्होंने फिर से एक ऐसा सर्किट लिया हुआ है जिसके ये दो टर्मिनल्स एक्स और वाई बोलते हैं। इधर एमीटर आएगा, इधर बैटरी, इधर प्लग की। अब इधर एक एक करके क्या क्या जोड़ने के लिए बोला जा रहा है वो देखते जाएंगे हम, और इससे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में उन्होंने यहाँ पर एक रेगुलर वायर ली गई है, कोई तो एक मटेरियल की, सो दैट इज द फर्स्ट केस। सेकेंड, नाउ रिप्लेस दिस वायर बाय अनदर थिकर नाइक्रोम वायर। अब जो वायर ली गई है थिक वायर ली गई है, ध्यान रखिए। ओके, जस्ट मिस्टेक हो गई। फर्स्ट केस में जो लिया है वो एक रेगुलर वायर है। सेकेंड केस में उन्होंने वायर की लेंथ बढ़ा दी है। मैं ये फिर से एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट केस में एक रेगुलर वायर ली गई है, सेकेंड केस में वायर की लेंथ डबल कर दी है, यानी लेंथ कुड बी अ फैक्टर, ये देख के समझ में आता है। थर्ड केस में उन्होंने एक थिक वायर ली हुई है, सो थिकनेस अगेन कुड बी अ फैक्टर। एंड फोर्थ केस में एक अलग ही मटेरियल का वायर लिया है, ये नाइक्रोम वायर की एक, ये नाइक्रोम वायर है, फिर सेकंड नाइक्रोम वायर ही है, बस लेंथ डबल कर दिया, फिर थिक नाइक्रोम वायर ली गई है, और फोर्थ केस में एक कोई नए मटेरियल की वायर ली गई है। और अब ये एक एक करके कनेक्ट किया जाएगा और एमीटर रीडिंग ली जाएगी। तो आपको एक्टिविटी पढ़ लेनी है पूरी। और अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट, कि जब एक रेगुलर वायर जोड़ दी गई यहाँ पर, एमीटर रीडिंग मेजर किया, दैट इज डन। अब आते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो नाउ जब वायर की लेंथ डबल ली गई, व्हाट विल बी ऑब्जर्व? पेज नंबर 206 में एक्टिविटी के बाद पढ़ना है। इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2। इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2
when the length of the wire is doubled. So when the length of wire is doubled, ammeter reading मतलब current reading, right? Current reading decreases to 1/2. तो मैं वर्ड सिर्फ डिक्रीजेस लिखूंगा. तो ध्यान दीजिए, लेंथ अगर डबल कर दी तो लेंथ यानी आपने इंक्रीज कर दी है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है. तो क्या पता लगा सकता है करंट कब डिक्रीज होता है? ये मैंने इससे पहले डिस्कस किया था. करंट कब डिक्रीज होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा. गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वायर की लेंथ हमने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया और इसीलिए करंट हाफ हो गया. इसका मतलब क्या है? दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. क्योंकि अगर लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट कम हो गया. आई होप सबको ये समझ में आया. अगर ऐसे याद नहीं आता है तो आप सिंपल इमेजिन कीजिए, एक वायर यानी हाईवे इमेजिन कीजिए. डायग्राम पर आ जाते हैं, एक मिनट. ये वायर मतलब हाईवे समझिए और इलेक्ट्रॉन्स यानी गाड़ियाँ. कोल्हापुर, पुणे, मुंबई. ट्रैफिक सब जगह है, एज्यूम करना. तो कोल्हापुर टू पुणे अगर जाना है, लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है, ऑब्स्टेकल कम आएगा. पुणे से मुंबई 2 मिनट के लिए भूल जाइए, एक्सप्रेस हाईवे होता है. इमेजिन दैट ट्रैफिक इज सेम. तो कोल्हापुर टू पुणे डिस्टेंस कम है, लेंथ कम है, तो ऑब्स्टेकल्स भी कम आएंगे. कोल्हापुर टू मुंबई डिस्टेंस डबल हो गया, लेंथ डबल हो गया, तो ऑब्स्टेकल्स भी डबल हो जाएंगे. मीन्स व्हाट? अगर वायर की लेंथ बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर. सो दिस इज द आउटकम ऑफ दैट फर्स्ट एक्टिविटी कि अगर वायर की लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और इसीलिए एमीटर की रीडिंग इतनी कम हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जिसमें हमने ये सेकेंड केस में देख लिया. अब वायर हमने थिक ली है. अब थिक देखिए, अब ये वायर का साइड व्यू है. इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या है? सर्कल शेप में. तो अगर वायर थिक ली जाती है, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया देख सकते हैं कितना छोटा है. अगर वायर थिक ली जाती है मतलब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दे रहे हैं. अब उससे क्या होगा? गेस कीजिए. फिर से एक बार इस पॉइंट पर आते हैं. इमेजिन दिस एज अ हाईवे. एक हाईवे अगर सिर्फ 2 लेन का है, 2 लेन हाईवे, यहाँ गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, इधर तो एक साथ ही जाएंगी पर ट्रैफिक है. मान लो 2 लेन हाईवे, तो ट्रैफिक है, दिक्कतें आएंगी. पर इसी को अगर 4 लेन कर दे तो आपको खुद पता है एक्सप्रेस हाईवे पुणे टू मुंबई डिस्टेंस कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इट्स अ 4 लेन हाईवे, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आसानी से गाड़ियाँ आगे बढ़ सकती है. तो मतलब अगर हाईवे की थिकनेस बढ़ा दे, यानी वायर की थिकनेस बढ़ा दे, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली जा सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी जाए वायर की, इन दिस केस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो रीडिंग देखते क्या आएगा? द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन द थिकर वायर ऑफ अ सेम मटेरियल इज यूज्ड. तो थिकर वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ध्यान रखिएगा. तो थिकर वायर यूज़ की मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाए तो एमीटर रीडिंग कम हो गया. द एमीटर रीडिंग इज डिक्रीज्ड, और सॉरी, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल इज यूज्ड. तो अगर थिक वायर ली गई है तो एमीटर रीडिंग भी बढ़ गया, मतलब करंट बढ़ गया. और करंट कब बढ़ता है? जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और आपको हाईवे को भी इमेजिन करने को बोला कि अगर 4 लेन हाईवे हो तो रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू 2 लेन हाईवे. तो जितना वाइड थिक वायर उतना रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एमीटर रीडिंग इंक्रीज्ड. सो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वायर ज़्यादा थिक ले ली तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है. सो द सेकेंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स is area of the wire, cross sectional area, and how it is related? It is inversely proportional. So that is the next one. अब थर्ड हो गया फोर्थ. इस एक्टिविटी में ये फोर्थ, वरना फैक्टर देखे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड था. अब थर्ड देखेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल. गेस कीजिए, अब नाइक्रोम के जगह कोई और मटेरियल की वायर ले ली जाए तो क्या एमीटर रीडिंग सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं. अगर सिल्वर ले ले तो वो बेस्ट कंडक्टर है, करंट रीडिंग एकदम बढ़ जाएगा. So resistance also depends upon the nature of the material.
इसके लिए कोई वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, राइट। सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल वेरी करेंगे हम तो उनका रेजिस्टेंस बदलेगा, एमीटर रीडिंग भी चेंज होती जाएगी। एंड देयर इज वन मोर फैक्टर जो ओहम्स लॉ के वक्त आया था, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द वायर। इस पर अब आपको गेस करना है कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी होगा। अब अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, 9th में सीखा था हमने, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो जब वायर का टेम्परेचर बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन्स विल वाइब्रेट इलेक्ट्रॉन्स विल वाइब्रेट विथ मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी बढ़ जाएगा। सो गेस कीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन वाज वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विच इलेक्ट्रॉन्स फेस व्हाइल दे ट्रैवल। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो मीन्स व्हाट, दैट टेम्परेचर अगर वायर का बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस भी वायर का बढ़ जाता है। ओके, तो अब आपको ओहम्स लॉ की तरफ वापस लेकर आते हैं कि ओहम्स लॉ में आपको V अपॉन आई का वैल्यू कांस्टेंट बोला गया था। एवरी टाइम हमने एक एक्टिविटी के जरिए एक रफ आइडिया भी ली थी कि V अपॉन आई का वैल्यू कांस्टेंट आता है। तो ओहम्स लॉ में आपको लैब में जब एक्टिविटी करवाएंगे तब आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, स्विच ऑन कीजिए, इमीडिएटली एमीटर रीडिंग देख लीजिए और फिर स्विच ऑफ करना है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर करंट चालू रखा, हीट विल बी डेवलप्ड। अभी हीट क्यों डेवलप होगा ये आगे आने वाला है कंसेप्ट। हीट डेवलप होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा वायर का, और टेम्परेचर रीडिंग बढ़ गई तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और V अपॉन आई जिसको हमने R लिखा था, विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ वायर, यू वोंट गेट दिस कांस्टेंट वैल्यू एवरी टाइम। फिर से एक बार ओहम्स लॉ की एक्टिविटी करते वक्त क्या कर रहे थे हम, पहले एक सेल जोड़ा, स्विच ऑन किया, करंट रीडिंग लिया, फिर स्विच ऑफ करके दूसरा सेल जोड़ रहे थे, राइट। ये काम फास्ट करना है। जब एक सेल जोड़ा, स्विच ऑन किया, इमीडिएटली टेक द एमीटर रीडिंग, स्विच ऑफ कर देना। फिर दो सेल्स जोड़े, फिर स्विच ऑन किया, इमीडिएटली टेक द एमीटर रीडिंग, फिर इमीडिएटली स्विच ऑफ करना। अगर आप ज़्यादा देर तक करंट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं, हीट विल बी डेवलप्ड। हर इलेक्ट्रिक डिवाइस में हीट डेवलप होता ही है, हम वो आगे देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अभी के लिए आपको बस समझना है कि अगर ज़्यादा देर तक करंट पास करना अलाउ किया हमने तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वायर का, और वायर का टेम्परेचर बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और V अपॉन आई का वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि वो कांस्टेंट मतलब हमने R लिखा था। और एक वायर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है एट अ गिवन टेम्परेचर, इसलिए ये वर्ड लिखा था। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज एट अ गिवन टेम्परेचर। और ओहम्स लॉ में आपको इसलिए टेम्परेचर सेम रखना है, और टेम्परेचर सेम रखने के लिए रीडिंग इमीडिएटली लेकर स्विच ऑफ कर देना है। नया सेल जोड़ के रीडिंग इमीडिएटली लेकर स्विच ऑफ करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो ही रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट मिल पाएगा। तो ही वो एक्टिविटी का मेन पर्पस, जो रिलेशनशिप डिराइव करना था V और I के बीच का, वो क्लियर हो पाएगा। सो विच आर द 4 फैक्टर्स, लेट्स समराइज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाईवे में अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस ऑफ द वायर, और थिकनेस ऑफ द वायर से आपको रिलेट करना है। हाईवे जितना बड़ा 4 लेन हाईवे रहा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, वैसे ही वायर जितना थिक रहा रेजिस्टेंस वायर का कम होने वाला है। द थर्ड कंसेप्ट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। एंड फोर्थ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वायर। अब अगर इनको मर्ज कर दे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसका कोई मतलब नहीं आएगा। फिर जब प्रोपोर्शनल साइन निकालनी है, हमको एक कांस्टेंट प्लेस करना होता है, और इसको कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं रो। इसका मीनिंग है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर से एक बार, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिखने के बाद हमको एक प्रोपोर्शनल साइन निकालकर कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट यहाँ पे रो लिखा,
So R becomes rho L by A, and this is called as resistivity और specific resistance. अब आपका डाउट रहेगा, जैसे हमने V is directly proportional to I के बाद V is equal to IR लिखकर आज हमने पूरा सेशन R के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अब अगला सेशन हम इस रो के बारे में पढ़ेंगे कि ये रो भी कांस्टेंट है, पर ये टर्म क्या है, ये नाम तो देख लिया, और इस रो का मीनिंग 10 मिनट के अंदर जानकर फिर इस फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपको यहाँ तक ये अच्छे से सब प्रिपेयर करके रखना है। मैं नोट्स आज अपलोड कर देता हूँ, यहाँ तक की लर्निंग आप शुरू कर सकते हैं। इतना सारा रिवाइज कीजिए, टेक्स्ट बुक यहाँ तक रीड करके रखिए।